भारत के एक दूर दराज हिस्से में बसा था सरायपुर। नाम सुनने में भले ही साधारण लगे, लेकिन इस गांव के बारे में कुछ भी साधारण नहीं था। चारों ओर घने खेत, बीचों बीच एक प्राचीन बरगद का पेड़ और एक अजीब सी खामोशी जो सूरज ढलते ही पूरी फिजा में पसर जाती थी। सरायपुर के बुजुर्गों का कहना था, इस गांव में रात कभी सिर्फ रात नहीं होती, यह अतीत की परछाइयों का समय होता है। बरगद का वो पुराना पेड़ जो गांव के ठीक बीचों बीच स्थित था, गांव की शान भी था और डर का कारण भी। दिन के समय उसमें से कई परिंदे चहचहाते थे, बच्चे खेलते थे, लेकिन रात पड़ते ही जैसे उस बरगद से कोई अदृश्य शक्ति जाग उठती थी। हवा का बहाव बदल जाता, रात की नमी में एक अजीब सी गंध फैल जाती, जैसे किसी ने पुराने रक्त के धब्बों से भीगे कपड़े हवा में सुखाए हो। गांव के लोग सूरज ढलने से पहले ही अपने दरवाजे बंद कर लेते। देहरी पर हल्दी रोली के हाथ के निशान बनाना, लाल मिर्ची और नींबू लटकाना हर घर की दिनचर्या बन चुकी थी। बरगद के नीचे मत जाना, चाहे जो हो जाए। गांव की बूढ़ी दादी नानी बच्चों को बार बार चेताती। किंवदंती थी कि बरगद के नीचे एक अधूरी आत्मा का वास है, एक ऐसी आत्मा जिसे न तो मुक्ति मिली थी और न चैन। कई बार रात के तीसरे पहर यानी 3 बजे के आसपास गांव के कुछ साहसी युवकों ने दावा किया था कि उन्होंने बरगद के नीचे से आती कराहती हुई आवाजें सुनी। कभी किसी युवती के हंसने की फुसफुसाहट, तो कभी किसी बूढ़े के खांसने की डरावनी गूंज। लेकिन आज सरायपुर में कुछ अलग था। अगस्त का महीना था, बारिश रुक रुक कर हो रही थी। गांव के कच्चे रास्ते कीचड़ से भरे हुए थे। चारों ओर गीली मिट्टी की गंध फैली हुई थी, जो आमतौर पर गांव के लिए सुकूनदायक होती थी। लेकिन आज हवा में नमी के साथ कोई और चीज खुली हुई थी, भय। कुएं के पास बैठे रामदीन ने अपनी बीड़ी फूकी और धीरे से फुसफुसाया, आज फिर हवा कुछ अजीब है, आज बरगद जागेगा। गांव का पालतू कुत्ता कालू, जो हमेशा अपने मालिक के पास बैठा रहता था, आज दरवाजे के कोने में दुबका हुआ था। पूरी रात कांपता रहा था, बिना किसी आवाज के। गांव के छोटे छोटे बच्चों को भी अजीब सपने आ रहे थे। कई बच्चों ने नींद में बड़बड़ाया, मां, वो औरत दरवाजे पर खड़ी है। लेकिन जब मां ने दरवाजा खोला, वहां कुछ नहीं था, सिर्फ बरगद से उठती मंद आवाजें, जैसे कोई बहुत दूर से रो रहा हो। रात के लगभग 1:45 थे। गांव के ठीक बीच में खड़ा बरगद, जो दिन में हरियाली से लदा रहता था, अब कुछ और ही दिख रहा था। उसकी शाखाएं अजीब तरीके से मरोड़ खा रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें खींच रहा हो। बरगद की जड़ें जमीन से बाहर आने लगी थी, जैसे कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। कभी कभी बरगद के नीचे धुंधली परछाइयां दिखाई देती थीं। कोई बच्चा, कोई बूढ़ी औरत, कोई जवान आदमी, जैसे अलग अलग जिंदगियां इस पेड़ में फंसी हुई थी। गांव के बुजुर्ग उस रात अपने घरों के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे इस बार कोई भी प्रार्थना बरगद की भूख को शांत नहीं कर पाएगी। रात गहराती जा रही थी। सरायपुर में समय जैसे थम गया था। घड़ियों की टिक टिक भी जैसे डर के मारे सुन्न पड़ गई थी। हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन वो सामान्य सन्नाटा नहीं। वो सन्नाटा जिसमें चीखें दबी होती है, जिसमें हर सांस भारी लगती है, जिसमें हवा भी बिना इजाजत सरकती है। बरगद का विशाल पेड़ गांव के बीचों बीच खड़ा था, निस्तब्ध लेकिन जीवित जैसा। उसकी शाखाएं अब भी मरोड़ खा रही थी, मानो कोई अदृश्य प्राणी उसे भीतर से कुरेद रहा हो। आसमान बादलों से घिरा था। कभी कभी बिजली चमकती थी और पल भर के लिए बरगद की डरावनी छाया जमीन पर फैल जाती थी, मानो किसी राक्षस की लंबी उंगलियां गांव की गलियों तक पहुंच रही हो। गांव का एक युवक था, बिरजू, 20-22 साल का, जिद्दी, थोड़ा, अक्खड़ स्वभाव का। बचपन से सुनते आया था कि बरगद के नीचे रात को नहीं जाना चाहिए, लेकिन आज उसकी जिद्दी हिम्मत चरम पर थी। कौन सी आत्मा, कैसा डर, सब बूढ़ों की बकवास है, उसने अपने दोस्तों से कहा था। चुनौती सी बन गई थी। औरतें पुरुष सब अपने अपने घरों में दुबके थे, लेकिन बिरजू ने तय किया कि वह आज रात बरगद के नीचे जाएगा। उसने एक लालटेन उठाई, हाथ में एक मोटी लकड़ी ली
और बिना किसी को बताए घर से निकल पड़ा। गांव की गलियां गीली थी, चप्पलों से पानी की चपचपाहट गूंज रही थी। लेकिन जैसे ही वह बरगद के पास पहुंचा, आवाजें खत्म हो गई। न कोई मेंढक टर्राया, न कोई झिंगुर बोला, जैसे पूरा गांव एक अदृश्य भय के तहत सांसें रोके बैठा था। बिरजू के कदम भारी होने लगे। बरगद के पास एक बेंच थी, पुरानी, जंग लगी, शायद बरसों से किसी ने छुई भी नहीं थी। वह बेंच पर बैठ गया और लालटेन को जमीन पर रखा। धीरे धीरे एक ठंडी हवा बहने लगी, इतनी ठंडी कि शरीर के रोए खड़े हो जाए। बरगद की एक शाखा अचानक नीचे झुकी, सिर्फ बिरजू के सिर के ऊपर। बिरजू ने ऊपर देखा, फिर हंस पड़ा। हवा है भाई, डरने का क्या। लेकिन तभी उसे ऐसा लगा जैसे उस शाखा पर कोई झूला झूल रहा हो, हल्के से आगे पीछे, आगे पीछे। उसने लालटेन उठाई और शाखा पर रोशनी फेंकी, लेकिन कुछ नहीं दिखा। फिर अचानक एक सूखी सी हंसी बहुत पास से उसके कान के बिल्कुल पास गूंजी। बिरजू का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं था। बरगद के नीचे अचानक धुंधली परछाइयां बनती और मिटती नजर आने लगी। कभी किसी महिला की आकृति जो बालों से चेहरा छुपाए बैठी थी, कभी किसी बच्चे की छाया जो घुटनों के बल सरकते हुए आ रही थी। बिरजू ने आंखें मली, मैं सपना देख रहा हूं क्या? लेकिन नहीं, उसकी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थी, गला सूखने लगा था और लालटेन की लौ डर से कांप रही थी। कुछ आने वाला था। फिर बरगद की सबसे मोटी शाखा से एक चीज लटकती दिखाई दी। पहले धुंधली, फिर साफ, किसी का धड़, बिना सिर का धड़, रक्त टपकाता हुआ, धीरे धीरे झूलता हुआ। बिरजू की चीख गले में ही अटक गई। वह उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन से जैसे चिपक गए थे। सिर घूमने लगा, सांस रुकने लगी। तभी एक औरत की चीख सुनाई दी, तेज, कर्कश, दर्द भरी, छोड़ो उसे, वो मेरा है। बरगद के नीचे से अचानक लाल धुंध उठी और बिरजू की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सुबह का सूरज सरायपुर गांव में फीकी रोशनी के साथ होगा। रात की बारिश की बूंदें अभी भी पेड़ों की शाखाओं से टपक रही थी। आसमान पर हल्के बादल थे, लेकिन एक अजीब बात थी, हवा में वो चिर परिचित सड़ांत अब भी मौजूद थी जो बीती रात फैली थी। गांव की गलियों में धीरे धीरे हलचल शुरू हुई और तभी चौपाल पर बैठे गोपाल काका ने एक बात नोटिस की। अरे, बिरजू कहां है? आज सुबह से दिखाई नहीं दिया। बिरजू का न दिखाई देना मामूली बात नहीं थी। वह गांव का सबसे शरारती लड़का था, जो हर रोज सबसे पहले कुएं पर नहाने पहुंचता था और फिर गांव में मजाक उड़ाता घूमता था। लेकिन आज न उसकी आवाज, न उसकी छाया। धीरे धीरे बात पूरे गांव में फैल गई। लोगों ने उसके घर के दरवाजे पर दस्तक दी। उसकी मां रोती बिलखती बाहर आई। वो तो रात को कह रहा था कि सोने जा रहा हूं, फिर कहां चला गया। 4-5 गांव वाले लालटेनें लेकर बरगद के पास पहुंचे। बरगद, जो दिन में भी किसी राक्षस की तरह खड़ा था, अब सुबह के उजाले में भी भयानक लग रहा था। बरगद के नीचे मिट्टी में कुछ गहरे निशान थे, जैसे किसी ने वहां जोर से घसीटा हो, 2 पांवों के खींचे जाने के निशान। वहीं पास में पड़ी थी बिरजू की लालटेन। लालटेन का शीशा टूटा हुआ था और उसमें से मिट्टी चिपकी हुई थी, बिल्कुल जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती जमीन पर पटका हो। बिरजू का कोई नामो निशान नहीं था, ना आवाज, ना शरीर, ना कपड़ा, कुछ भी नहीं। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हरिराम बाबा कांपते हुए बोले, मैंने कहा था बरगद के पास मत जाओ। उनकी आंखों में आंसू थे। पूरा गांव सहम गया था। अब यह सिर्फ किस्सा या डरावनी कहानी नहीं रही थी, यह हकीकत बन चुकी थी। वो बरगद, वो भूखा था। बाबा बड़बड़ाए। गांव के कई बुजुर्ग एक सुर में बोले, बरगद के नीचे कोई प्रेत रहता है जो उन लोगों को पकड़ लेता है जो उसके इलाके में घुसते हैं। बिरजू अब वापस नहीं आएगा। गांव में कुछ लोग फुसफुसा रहे थे, क्या बिरजू किसी की शरारत का शिकार हो गया, या फिर कोई तांत्रिक क्रिया हुई है, या सच में बरगद का भूत उसे खींच ले गया। चाहे कोई जो भी माने, लेकिन एक सच्चाई सामने थी, बिरजू गायब था और बरगद के नीचे खून और मिट्टी के धब्बे थे जो कुछ भयानक का गवाह बन चुके थे और रात आने वाली थी।
गांव के लोग डरे हुए थे। कुछ ने तय किया कि रात को जागरण करेंगे, कुछ ने मंदिर में हवन करवाने की बात सोची और कुछ ने तय किया कि इस रहस्य की जड़ तक जाना ही होगा। लेकिन जो भी हो, एक बात सबको मालूम थी, बरगद अब शांत नहीं रहने वाला, क्योंकि जिस बरगद ने एक को निगला था, उसकी भूख अब और बढ़ चुकी थी। बिरजू के गायब होने के बाद सरायपुर का माहौल बदल गया। लोग बिना बोले एक दूसरे की आंखों में सवाल ढूंढ रहे थे। चौपाल पर बैठकर बुजुर्गों ने आपस में फुसफुसाते हुए निर्णय लिया, आज रात बरगद के चारों ओर गोला बनाएंगे, दीप जलाएंगे, ताकि बुरी आत्मा शांत हो जाए। गांव की हर दादी नानी, हर मां ने अपने बच्चों को घर में बंद कर लिया। दरवाजों पर नीम की टहनियां बांधी गईं, लेकिन हवा में कुछ ऐसा था जो साधारण टोने टोटकों से शांत नहीं होने वाला था। बरगद अब जाग चुका था। गांव के कुछ युवाओं, मोहन, सतीश और छोटे राम ने तय किया कि वे रात को बरगद के पास जाएंगे। हम डरेंगे नहीं, जो भी है उसका सामना करेंगे, मोहन ने दांत भींचते हुए कहा। रात के 11 बजे तीनों दोस्त हाथों में टॉर्च लिए बरगद के पास पहुंचे। लेकिन जैसे ही उन्होंने टॉर्च की रोशनी पेड़ की ओर डाली, लालच लालच करते पेड़ की जड़ों से धुंधली आकृतियां बाहर आने लगी। उनमें से एक आकृति बिरजू की थी, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, आंखें गड्ढों जैसी काली। तुम लोग भी आओ, बिरजू की आत्मा ने फुसफुसाया और फिर हवा में पिघल गई। मोहन, सतीश और छोटे राम चीखते हुए गांव की ओर भागे। रात के तीसरे पहर गांव के सबसे पुराने मकान से तेज चीख सुनाई दी। वह मकान बिरजू के परिवार का था। लोग दौड़े, लेकिन जो उन्होंने देखा उससे उनकी रूह कांप गई। बिरजू की मां, उसके शरीर पर गहरे नाखूनों के निशान थे, आंखें बाहर निकली हुई, मुंह से खून बह रहा था, लेकिन आसपास कोई नहीं था। दीवारों पर लाल रंग से लिखा था, जो बरगद से टकराएगा उसका यही हाल होगा। गांव अब पूरी तरह डर के साए में था। लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन रात के अंधेरे में बरगद की जड़ें धीरे धीरे गांव तक फैलने लगी, जैसे कोई जीव गांव को निगलने आ रहा हो। रात में कई घरों की दीवारों पर खरोंचों के निशान दिखने लगे। बच्चे सोते सोते चीखने लगे, वो आ रही है, वो दरवाजे पर खड़ी है। और सचमुच जो भी दरवाजा खोला गया, वहां खड़ी थी एक औरत, सफेद धोती में लिपटी, बाल खुले हुए, मुंह से खून टपकता हुआ, और उसकी आंखें सीधे आत्मा में उतर जाने वाली खाली काली आंखें। हरिराम बाबा ने गांव के लोगों को इकट्ठा कर एक भेद खोला। बरगद के नीचे कई 100 साल पहले एक बलि दी गई थी। एक निर्दोष युवती को तांत्रिकों ने जिंदा गाड़ दिया था, और उसकी आत्मा आज तक भटक रही है। बरगद अब उस बलि की याद में खून मांगता था, और जब तक कोई उसके बदले में स्वेच्छा से अपनी जान नहीं देता, बरगद गांव को छोड़ने वाला नहीं था। गांव वालों ने तय किया कि वे पूजा करेंगे। एक बड़ा हवन रचाया गया, लेकिन जैसे ही मंत्रोच्चारण शुरू हुआ, तेज आंधी चली। हवन कुंड उलट गया और बरगद से निकलती लाल धुंध ने सारे गांव को घेर लिया। कई लोग उसी समय गिर पड़े, सांसें रुक गईं, आंखें पत्थर जैसी खुली की खुली रह गई। जो बचे थे वे भी अब जानते थे, बरगद उन्हें एक एक कर ले जाएगा। गांव का आखिरी बचा समूह 7 लोग हाथ में मशालें लिए बरगद के चारों ओर घूम रहे थे। वे मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन बरगद की जड़ें अब खुद चल रही थी। एक एक कर वो 7 भी निगल लिए गए। किसी का सिर मरोड़कर तोड़ा गया, किसी का शरीर हवा में उछालकर बरगद में समा गया। आखिरी व्यक्ति का सिर खुद बरगद की शाखा से फंदे में लटक गया, और फिर गांव सरायपुर खामोश हो गया। सरायपुर अब मानचित्र पर भी नहीं है। न गांव बचा, न लोग, बस बरगद खड़ा है, विशाल, खूंखार, और हर रात किसी न किसी नई आत्मा की प्रतीक्षा में उसकी शाखाएं फड़फड़ाती है। तो अगर आप कभी किसी सुनसान रास्ते से गुजरे और आपको कोई दूर से बुलाए, तो याद रखना, शायद वो सरायपुर का बरगद हो। क्रीपी टॉक्स में आज इतना ही। अगर आप भी रात में चलते हुए किसी अजीब सी फुसफुसाहट को सुने, तो समझ जाइए आप अकेले नहीं हैं। जल्दी मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा, और डरते रहिए।